चलिए, स्वागत है आपका सेट नंबर 12 में साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन का सीरीज है। सीरीज का नाम है दे दनादन ब्रह्मास्त्र। इसमें आपको 25 टॉप 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1 है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाएंगे? ऑप्शन ए है कार्बन की मात्रा, ऑप्शन बी है मैग्नीज की मात्रा, ऑप्शन सी है सिलिकॉन की मात्रा और ऑप्शन डी है क्रोमियम की मात्रा। तो कार्बन की कठोरता को दूर करने के लिए कार्बन भी मिलाया जाता है और मैग्नीज भी मिलाया जाता है। अगर कार्बन की प्रतिशत बढ़ जाए तो स्टील भंगुर हो जाता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीज की मात्रा। अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील क्या है, तो कहेंगे स्टील एलॉय है। किसका किसका है? तो कहिएगा मैग्नीज का, कार्बन का, आयरन का, निकेल का एवं क्रोमियम का। ये सब स्टील में पाया जाता है। तो स्टील की कठोरता दूर करने के लिए मैग्नीज मिलाया जाता है, कठोरता प्रदान करने के लिए। चलिए, 2 नंबर प्रश्न है, किस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है लौंग, ऑप्शन बी है दालचीनी, ऑप्शन सी है नीम और ऑप्शन डी है डार। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दालचीनी का। दालचीनी के जो पौधा होता है, प्लांट होता है, तो उसका जो छाल है ना, तो वो मसाला के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर हम लौंग की बात करेंगे, लौंग, तो लौंग कहां से प्राप्त होगा? तो कहिएगा यह पौधे के पुष्प वाले भाग से प्राप्त होता है। पौधे की पुष्प, फूल वाला भाग क्या होता है? तो कहेंगे लौंग होता है। ठीक है। चलिए, 3 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ती धारा को उच्च धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? यानी एसी करंट से अगर आपको डीसी करना है तो किसका प्रयोग करेंगे? एसी करंट से डीसी में बदलना है, यानी प्रतिवर्ती धारा को उद्दिष्ट धारा बनाना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रेक्टिफायर का प्रयोग करेंगे। यदि हम ट्रांसमीटर की बात करें तो ट्रांसमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? तो कहेंगे यह एक डिवाइस है, यह एक डिवाइस यानी युक्ति है जिसका प्रयोग सिग्नल यानी संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में किया जाता है। ठीक है। जैसे में टीवी में प्रयोग करेंगे, रेडियो में प्रयोग होगा, इसका मोबाइल में प्रयोग होता है। ठीक है। चलिए, 4 नंबर प्रश्न है, कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं को परिरक्षण में प्रयुक्त होता है? यानी खाने की वस्तु को अगर उसको सड़ने से बचाना है तो कहाँ पे रखेंगे, किस पदार्थ में रखेंगे? ठीक है। ऑप्शन ए है साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी है पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है सोडियम बेंजोइट और ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। तो हम कहाँ पे रखेंगे? तो कहेंगे सोडियम बेंजोइट में रखेंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर सोडियम बेंजोइट के रासायनिक फार्मूला पूछ लेगा तो रासायनिक फार्मूला कितना होता है सोडियम बेंजोइट के? तो कहिएगा C7H5 NaO2। ये आपका क्या हो गया? तो कहेंगे सोडियम बेंजोइट का क्या है? तो रासायनिक फार्मूला है, रासायनिक सूत्र हो गया C7H5NaO2। अगर सोडियम क्लोराइड की रासायनिक फार्मूला की बात करें, सोडियम क्लोराइड की, तो कहिएगा NaCl। अगर पोटेशियम क्लोराइड की बात करें तो KCl। ठीक। आज साइट्रिक या सिट्रिक एसिड तो कहेंगे नींबू में पाया जाता है, नींबू या संतरे में पाया जाता है। तो नींबू में कौन सा एसिड पाया जाएगा? तो कहेंगे सिट्रिक या साइट्रिक एसिड। चलिए, 5 नंबर प्रश्न है, नींबू का डायबैक रोग का कारण क्या है? नींबू का डायबैक रोग किस कारण होता है? ऑप्शन ए है मैग्नीज की कमी के कारण, ऑप्शन बी है सोडियम की कमी के कारण, ऑप्शन सी है तांबा की कमी के कारण, ऑप्शन डी है जस्ता की कमी के कारण।
तो जब भी नींबू में तांबा की कमी होगा तो कौन सा रोग होगा? डाइबैक रोग होगा। अगर हम जास्ते की बात करें, जास्ता की कमी से, तो जास्ता की कमी से कौन रोग होगा? जास्ते की कमी से कौन रोग होगा? तो कहिएगा जास्ते की कमी से पौधे की पत्ती जो होती है वो पीला हो जाता है। अगर पौधे में जास्ते की कमी होगी तो पौधे की पत्तियां पीली हो जाएगी। क्या होगी? कहेंगे पौधे की पत्ती पीली हो जाएगी। इसको क्रोलोसिस कहा जाता है। इस बीमारी को क्रोलोसिस रोग कहा जाता है। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है लेड और ऑप्शन डी है टंगस्टन। तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, ये टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी करेक्ट। अगर हम टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन के मेल्टिंग पॉइंट पूछ लेता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट रखिएगा 3422 डिग्री सेल्सियस। अगर हम टंगस्टन के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु, तो कहिएगा 3422 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 3422 डिग्री सेल्सियस, या ऐसे याद रखिएगा 3380 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3650 डिग्री सेल्सियस के बीच इसका गलनांक होता है। तो इसके बीच में ऑप्शन रहेगा आपका एग्जाम में। तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? तो कहेंगे 3422 डिग्री सेल्सियस। तो अगर टंगस्टन के सांकेतिक मान पूछे तो कहिएगा W इसका सांकेतिक मान है। अगर एटॉमिक नंबर पूछे तो 74। अगर इसका एटॉमिक नंबर पूछे, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, तो कहेंगे कितना? 74 यानी 74 होता है आपका। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर का सांकेतिक मान होता है Cu। ठीक है, तो इसका संकेत हो गया Cu कॉपर। और इसका जो एटॉमिक नंबर है, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो कहेंगे 29 यानी 29 जो है इसका क्या है? तो कहिएगा एटॉमिक नंबर हो गया, यानी परमाणु क्रमांक हो गया या परमाणु संख्या हो गया। अगर हम आयरन की बात करें, आयरन, तो आयरन को हम Fe से सूचित करते हैं। आयरन को Fe से सूचित किया जाता है। इसका आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो कहिएगा 26 यानी 26। ठीक, तो ये एटॉमिक नंबर हो गया, याद रहना चाहिए। उसी तरह एक है लेड। तो लेड को क्या से संकेत करेंगे? तो कहेंगे पीबी से सूचित किया जाता है। अगर लेड के एटॉमिक नंबर की बात करें तो लेड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 82 होता है। तो एटॉमिक नंबर लेड का यानी सीसा का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? तो कहिएगा 82। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए एग्जाम के दृष्टि से। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है 7 नंबर प्रश्न, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो हाइपो का रासायनिक नाम पूछ लिया है जो फोटोग्राफी में सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन सी है सोडियम नाइट्रेट और ऑप्शन डी है सोडियम आयोडाइड। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट, सोडियम थायोसल्फेट। अगर हम सोडियम थायोसल्फेट की बात करें, सोडियम थायोसल्फेट के, तो इसका रासायनिक सूत्र पूछता है। रासायनिक सूत्र कितना होगा? तो कहिएगा Na2H2O3। Na2H2O3 ये क्या है? तो कहिएगा ये क्या है? तो रासायनिक सूत्र है। ये क्या है? तो ये हो गया आपका रासायनिक सूत्र हो गया। रासायनिक सूत्र हो गया किसका? तो कहिएगा सोडियम थायोसल्फेट का। अगर हम बात करें सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट के फॉर्मूला होता है AgNO3। ये रासायनिक फॉर्मूला हो गया AgNO3। अब सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहेंगे?
तो कहिएगा इसे लूनर कास्टिक भी कहा जाता है, लूनर कास्टिक भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक, अब सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग कहाँ होगा? अगर हम सिल्वर नाइट्रेट की बात करें तो इसका प्रयोग कहाँ होगा? प्रयोग तो कहिएगा मतदान के समय, मतदान के समय उंगली पर जिस स्याही से निशान लगाया जाता है, उसमें क्या रहता है? तो कहिएगा सिल्वर नाइट्रेट रहता है। अगर हम सोडियम नाइट्रेट की बात करें, सोडियम नाइट्रेट के तो सोडियम नाइट्रेट कहिएगा NaNO3। सोडियम नाइट्रेट के अगर रासायनिक फार्मूला पूछे तो NaNO3, ये आपका सोडियम नाइट्रेट के रासायनिक फार्मूला हो गया। तो सोडियम नाइट्रेट को क्या कहेंगे? तो कहिएगा इसे साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। क्या से जानेंगे? तो कहिएगा साल्ट पीटर। साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है किसको? तो सोडियम नाइट्रेट को। साल्ट पीटर नहीं, चिल्ली साल्ट पीटर, चिल्ली साल्ट पीटर, चिल्ली साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है, चिल्ली साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। अगर हम सिल्वर आयोडाइड की बात करें, सिल्वर आयोडाइड के तो AgI इसका रासायनिक फार्मूला हो गया सिल्वर आयोडाइड का। तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कहाँ होगा? तो कहेंगे कृत्रिम रूप से बारिश कराने में, कृत्रिम रूप से वर्षा कराने में किसका प्रयोग होगा? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है। ठीक, अब इसका प्रयोग कहाँ होगा? तो जहां मूवी शूटिंग होता है ना, वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। तो इतना एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा। चलिए 8 नंबर है, पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्र का नाम क्या है? जो छोटा छोटा छिद्र होता है ना, उसे रंध्र कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, तो रंध्र कहा जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को किस वर्ष मापा था? तो रोमर ने प्रकाश की गति को पहली बार कब मापा? तो ऑप्शन है 1676 में, 1776 में, 1876 में, 1897 में। तो रोमर ने प्रकाश को पहली बार कब मापा? तो कहेंगे 1676 में। रोमन कौन था? तो कहेंगे डेनिस के खगोल शास्त्री था। रोमर कौन था? तो कहेंगे डेनिस, डेनिस का खगोल शास्त्री था। इसका पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम इसका था आले रोमर, आले रोमर। आले रोमर इसका पूरा नाम हो गया। क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, पूछने की संभावना भी है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, मोम क्या है? मोम क्या है? यानी मधुमक्खी को जो छत्ता वाला होता है ना, वही पूछा है कि मोम है क्या। ए में है एस्टर है, बी में है क्षार है, सी में है एल्डिहाइड है, और डी में क्या है? लौण है। तो मोम क्या होता है? तो कहेंगे एल्डिहाइड ग्रुप का होता है, एल्डिहाइड है मोम। ठीक है, अगर एस्टर की बात करें तो एस्टर क्या है? तो कहेंगे एस्टर एक मीठा पदार्थ है। एस्टर क्या है? तो एस्टर एक मीठा पदार्थ है जिसका प्रयोग कहाँ करेंगे? तो खाद्य पदार्थ में किया जाता है। खाद्य पदार्थ में उसे मीठा करने के लिए एस्टर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आप लोग के लिए मोटिवेशन है, जो आप लोग को ऊर्जावान बनाएगा और चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा।
जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है, फिर देखना फिजूल है कदम आसमान का। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कदम आसमान का। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, पशु में हीमोग्लोबिन के सदस्य पौधे में कौन सा अणु होता है? ठीक है, तो पशु में हीमोग्लोबिन, आप पौधे में कौन सा अणु होगा? ठीक है, तो कहेंगे कैरोटीन होगा, साइटोक्रोम होगा, सेलुलोज होगा, क्लोरोफिल होगा। तो कौन होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्लोरोफिल। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, कौन सी तरंग शून्य में संचारण नहीं कर सकते, यानी निर्वात में संचार नहीं हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता है? ऑप्शन ए है प्रकाश। तो निर्वात में भी शून्य में भी इसका संचरण होगा। ध्वनि उष्मा, तो उष्मा का भी संचरण होता है निर्वात में। ध्वनि और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी ईएम वेव जो होता है इसका भी संचरण होता है। ठीक है, तो ध्वनि न बच रहा है, में तो ध्वनि के संचारण नहीं होगा निर्वात में, जहां वायुमंडल नहीं है ना वहां पे ध्वनि सुनाई नहीं देता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी ध्वनि का संचारण निर्वात में नहीं होगा। ठीक है, ध्वनि के संचारण के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं आपको सुनाई दे रहा है, तो इसके लिए वायुमंडल एक माध्यम है, एयर एक माध्यम है। ठीक है, तो ये माध्यम की आवश्यकता होती है ध्वनि की चाल के लिए। ठीक, चलिए 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से पीवीसी बनता है? पीवीसी पॉली विनाइल क्लोराइड। अगर पीवीसी की बात करें, पीवीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। तो पॉली विनाइल क्लोराइड पीवीसी का फुल फॉर्म है। कह रहा है किसके बहुलीकरण से बनता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन के, ऑप्शन बी है विनाइल क्लोराइड के, ऑप्शन सी है स्टाइरिन के, और ऑप्शन डी है एसिटिलीन के। तब ऑप्शन बी हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से क्या बनेगा? तो कहेंगे पीवीसी बनेगा। और पीवीसी होता क्या है ना, तो ये क्या है? एक प्रकार का प्लास्टिक है। पीवीसी कहेंगे यह एक प्लास्टिक है। ठीक है, अब इसे किस प्लास्टिक से नाम से जानेंगे? तो कहेंगे थर्मोप्लास्टिक है। जिसे गर्म करने पर मुलायम एवं ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, तब पीवीसी एक प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है। अगर इसको हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो ये मुलायम हो जाएगा, और ठंडा करेंगे तो कठोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न है, अग्निनिर्जा रोग किससे संबंधित है? तो अग्निनिर्जा रोग को फायर ब्लास्ट रोग भी कहा जाता है। ठीक है, इस सेव से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो कहेंगे सेव और नाशपाती से संबंधित होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, सेव या नाशपाती कहिए, सेव या नाशपाती से संबंधित क्या है? तो कहिएगा रोग है। ठीक है, अब इसे जो अग्निनिर्जा रोग है ना, तो इसे हम फायर ब्लास्ट रोग भी कहते हैं। फायर ब्लास्ट रोग भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें फल और फूल लगबे नहीं करेगा। अगर मान लीजिए आपका सेब का प्लांट है, अगर अग्निनिर्जा रोग यानी फायर ब्लास्ट रोग से ग्रसित है, तो उसमें फूल वूल नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? किसका प्रयोग रात को देखने में हम करेंगे? किस तरंग का प्रयोग? ठीक है, तो कौन है? रेडियो तरंग का, सूक्ष्म तरंग का, और रक्त तरंग का, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो रक्त तरंग का प्रयोग रात्रि के में देखने के लिए आपका उपकरण में किया जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? सिरका, तो सिरका में कौन सा अम्ल होगा? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी
HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में है साइट्रिक अम्ल, सी में ऑक्जेलिक अम्ल और डी में है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल जो होता है ना, तो एसिटिक अम्ल जो है इस सिरके में या सड़े गले फल में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर साइट्रिक अम्ल की बात करें तो साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाएगा, तो कहिएगा नींबू में पाया जाएगा, नींबू या संतरे में पाया जाता है, जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो कहिएगा 2.4 होता है पीएच वैल्यू। अगर ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाएगा, तो कहिएगा टमाटर में, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, या पालक में कहिएगा, पालक में, ठीक है, टमाटर या पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, यानी जल से, जल दूषित है, अगर उसका आप सेवन कर रहे हैं ना, तो कौन सा रोग होने की संभावना है। तो ऑप्शन ए है चेचक, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है हैजा और ऑप्शन डी है तपेदिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हैजा। तो जो हैजा है ना, ये जल जनित रोग है। अगर चेचक के बात करें, चेचक जिसे देहात में माता के नाम से जाना जाता है, बड़ी माता छोटी माता, ठीक है, जो चेचक हुआ है, माता आइल बड़ी, ठीक है। तो अगर चेचक की बात करें तो निम्न में से कौन सा जो थी आपका चेचक से, तो चेचक में देखिए, तो चेचक क्या है, तो विषाणु के कारण, यानी वायरस के कारण होने वाला रोग है, होने वाला रोग है, ठीक है। तो कौन वायरस से होगा, कोरोना वायरस से होगा, तो कहेंगे बैलीसेला जोस्टर विषाणु के कारण चेचक होता है। अगर मलेरिया बात करें, मलेरिया, तो मलेरिया में कथी कहिएगा, तो मलेरिया में कहिएगा कि जी मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से, तो मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से आपको मलेरिया होगा। तपेदिक क्या, इसी को कहिए क्षय रोग, ठीक। तो किस जीवाणु के कारण, तो कहिएगा ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण। तो ये जीवाणु के कारण होगा, यानी जीवाणु से होने वाला रोग है तपेदिक, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक क्या होगा। अगर मान लीजिए पानी अशुद्ध है, उसमें ज्यादा मात्रा में कचरा है, ठीक है, और उसको गर्म कीजिएगा तो उस मैंने बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कि वहीं रहेगा, कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, यानी अशुद्ध किसी भी द्रव्य में अगर अशुद्धि हम मिला दे, उसको गर्म करेंगे ना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है मांसपेशियों में किस द्रव्य के एकत्रित होने से थकावट महसूस होता है। जैसे मान लीजिए थकावट हो रहा है, देह पूरा दर्द कर रहा है, देह शरीर पूरा ऐंठन महसूस हो रहा है, तो किसका मात्रा ज्यादा हो गया है, तो कहेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल जो है ना, तो इसकी मांसपेशी मात्रा बढ़ जाएगा ना शरीर में, तो मांसपेशी में दर्द होगा, थकावट महसूस होगा। ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा, तो वही कहेंगे टमाटर में, पालक में,
पालक में, ठीक है। यूरिक अम्ल तो कहेंगे मूत्र में यूरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद अगर पायरिक अम्ल की बात करें तो पायरिक अम्ल का सूत्र याद रखिएगा, पूछा है रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र पायरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है CH3CO CH3COCOOH। ये आपका रासायनिक सूत्र हो गया पायरिक अम्ल का, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कौन सा रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होने की संभावना है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया में क्या होता है? तो कहेंगे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। अगर किसी को हीमोफीलिया बीमारी है, ठीक है, तो उसका हाथ पैर के ना कट जाएगा ना, तो जल्दी जो ब्लड है ना, रक्त का थक्का नहीं बनेगा जल्दी, ठीक है, नहीं बनेगा, ठीक। अधिक मात्रा में रक्त का स्राव होगा, ठीक है। तो हीमोफीलिया बीमारी क्या है? तो कहेंगे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचारित होने वाला रोग है। 21 नंबर प्रश्न है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम और सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होगा? तो वो होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ठीक है, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। 23 नंबर प्रश्न देखिए, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? मान लीजिए आपके शरीर में कौन माने किस विटामिन की मात्रा अधिक होगी तो आप जल्दी इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन नहीं होगा, संक्रमित नहीं होइएगा जल्दी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, विटामिन ए, ठीक। तो विटामिन ए, और विटामिन ए का रासायनिक नाम तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? तो कहिएगा रेटिनॉल। क्या? रेटिनॉल, ठीक है, याद रखिए रेटिनॉल। अगर विटामिन B1 के रासायनिक नाम पूछे, रासायनिक नाम, तो कहिएगा थायमीन। थायमीन होता है इसका रासायनिक नाम, थायमीन होगा। अगर सी के पूछ ले ना, विटामिन सी के रासायनिक नाम, तो कहिएगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित द्रव्य में कौन ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है? ऊष्मा का कौन चालक है ज्यादा? पारा है, पानी है, ईथर है, बेंजीन है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पारा। जो पारा है ना, ये ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे पारा का प्रयोग कहाँ होगा? तो कहेंगे थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जब आपका बॉडी में अगर मान लीजिए 98 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है, तो तुरंत कम करना शुरू कर देगा, तुरंत इसका पारा ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा। अगर इसे जांच कीजिएगा तो थर्मामीटर तो बहुत बढ़िया एथी होता है, ऊष्मा के चालक होता है, ठीक है। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा होगा? तो कहेंगे मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है। अगर मान लीजिए मीथेन के तो CH4, ठीक है, ये रासायनिक फॉर्मूला है। अगर एथेन के बात करें तो कहिएगा एथेन के C2H6, ये एथेन के रासायनिक फॉर्मूला हो गया। और एक है ब्यूटेन,
तो ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र कितना होता है, तो कहिएगा C4H10। कितना, C4H10 होता है। ये किसका होता है, तो ब्यूटेन के होता है। चलिए 25 प्रश्न थे, 25 प्रश्न समाप्त हुए। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न नहीं हुआ। देखिए 22 नंबर प्रश्न छूट गया था। कह रहा है निम्नलिखित ईंधन में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है, तो वेल्डिंग में प्रयोग एलपीजी का करेंगे, एथिलीन के करेंगे, मीथेन के करेंगे कि एसीटिलीन के प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका एसीटिलीन। तो एसीटिलीन जो होता है, तो इसका रासायनिक फॉर्मूला याद रखिए, रासायनिक सूत्र के बात करें एसिटिलीन के, तो C2H2 होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर मीथेन का वही CH4। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। अगर मान लीजिए हम एलपीजी की बात करें, एलपीजी, तो एलपीजी आपका गंध रहित बनाने के लिए, गंध रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो कहेंगे मिथाइल, मिथाइल मर्केप्टन। मिथाइल मर्केप्टन का प्रयोग करेंगे, या एथिल मर्केप्टन इसको भी कहा जाता है। एथिल, मिथाइल को ये चाहे एथिल मर्केप्टन। ठीक है, तो इसका प्रयोग करेंगे। तो 25 क्वेश्चन का सेट था।